बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगाज़ कर रहे हैं हाउ कैन वी व्यू द डाटा दैट इज़ ऑलरेडी सेव इन अ डेटाबेस। यानी कुछ डाटा ऐसा है जो हमारा एसक्यूएल सर्वर के अंदर किसी टेबल रिलेशंस के अंदर सेव पड़ा हुआ है और हम उसे क्या करवाने जा रहे हैं, हमारा क्लाइंट व्यू करना चाह रहा है। देखिए क्लास एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो डाटा होता है वो आप लोग एसक्यूएल सर्वर के उस रिलेशंस में जाकर क्या करते हैं, व्यू कर लेते हैं। लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को जो रियल टाइम हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम ये अलाउ नहीं करते कि वो हमारे एसक्यूएल जो है डेटाबेसिस को जाकर छेड़े और उसमें से उस सेंसिटिव डाटा को क्या करे, मॉडिफाई करे। क्योंकि एसक्यूएल सर्वर में जो मॉडिफिकेशंस होगी वो परमानेंट होगी और यूँ हमारे सीक्रेट्स जो हमारे पासवर्ड्स होते हैं, दूसरे कोड्स होते हैं या डाटा होता है वो भी क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है। तो लिहाजा इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन लेयर्स पर ही उनको डाटा को व्यू करवाते हैं। तो ये डाटा किस तरह से व्यू होता है, इसमें कौन से कंट्रोल्स और कौन सी क्लासेस इन्वॉल्व होती हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट लेते हैं। 3.2 है हमारे पास वीक इसमें रिक्वायरमेंट टाइप्स क्लासेस फॉर द व्यूइंग डाटा इन द डाटा ग्रिड व्यू के अंदर किस तरह से होगा। इसमें सबसे पहला जो हमें क्लास चाहिए या कंट्रोल चाहिए वो डाटा ग्रिड व्यू है। डाटा ग्रिड व्यू क्या है, प्रोवाइड्स करेगा अ कस्टमाइजेबल टेबल फॉर डिस्प्लेइंग डाटा। आपको टेबल्स का जो डायमेंशंस है वो पता है कि कॉलम्स एंड रोज की फॉर्म्स में हम क्या करते हैं, अपने डाटा को प्रेजेंट्स करते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास क्या होगी, डाटा ग्रिड व्यू में हो सकेगी। तो डाटा ग्रिड व्यू क्लास अलाउज द कस्टमाइजेशन ऑफ द सेल्स है, रोज है, कॉलम्स है एंड द बॉर्डर थ्रू द यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज। यानी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम इसके सेल्स को चेंज कर सकते हैं, इसकी रोज, इसके कॉलम्स और इसके बॉर्डर। यानी इसको किसी भी स्टाइल्स के अंदर क्या किया जा सकता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल कैसा होगा, कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल कैसा होगा, सेल बॉर्डर स्टाइल क्या होगा, ग्रिड कलर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये साथ साथ हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते चलेंगे और इनको इम्प्लीमेंट कर कर देखते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास की इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टार्ट में, वो है डाटा सोर्स। दिस प्रॉपर्टीज यूज टू सेट द सोर्स ऑफ डाटा एंटर बाय द डाटा ग्रिड व्यू। डाटा ग्रिड व्यू किस डाटा सोर्स को इस्तेमाल करेगा, तो डाटा सोर्स में हमें कोई एक टेबल इंप्लीमेंटेशन देनी होती है, यानी 2 डायमेंशंस में हमें डाटा को प्रेजेंट करके इसे देना होता है। तो फिर ये उसे क्या करता है, रेंटर करके हमें व्यू करवाता है। दूसरा है इसका मेथड्स। मेथड्स कौन सा इसका इंपॉर्टेंट है, वो है रिफ्रेश। दिस मेथड इज यूज टू रिफ्रेश द डाटा ग्रिड व्यू एंड रिफ्लेक्ट्स द अपडेट्स रिजल्ट्स ऑफ द डाटा सोर्स। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है बच्चों, ये प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये क्या है, एक मेथड है। तो ये रिफ्रेश का मेथड्स क्या करेगा, हमारे पास जो हमारा डाटा होगा उसको ऑटोमेटिकली जो है अपडेटेड करके दिखाएगा, रिफ्रेश करके दिखाएगा। आगे नेम स्पेस, ये किस नेम स्पेस से बिलोंग करता है, तो ये सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म से बिलोंग करता है। क्योंकि फॉर्म्स में जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं वो एज अ क्लास हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये हमने स्टार्ट के लेक्चर्स में आपको बताया कि कंट्रोल्स एंड कंपोनेंट्स का क्या डिफरेंस है। इसकी असेंबलीज अगर आप देखें तो वो है सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट DLL, इसकी असेंबली है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, दूसरी जो हमें क्लास की ज़रूरत होगी, जिसकी फंक्शनलिटी की ज़रूरत होगी, वो हमारी बिलोंग करती है सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट्स क्लास से, जिसके अंदर हमारे पास डाटा अडॉप्टर ऑब्जेक्ट है। तो डाटा अडॉप्टर इज द क्लास एट द कोर ऑफ द ADI.NET डिस्कनेक्टेड डाटा एक्सेस के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एसेंशली द मिडल मैन, ये एक मिडल मैन का बच्चों किरदार अदा करती है, जिसमें क्या होगा, फैसिलिटेटिंग ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन द डाटाबेस एंड द डाटा सेट। यहाँ पर जो हमारा डाटा होता है वी आर प्रेजेंटिंग थ्रू द डाटा सेट। डाटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट टेबल्स। इसके अंदर वो स्कीमा डिफाइन होता है जो आप टेबल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कॉलम्स किस टाइप्स के हैं, उसके ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ यानी कॉन्स्टेंट इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो ये जो कलेक्शन होगी वो डाटा सेट होगी। तो ये डाटा सेट को में क्या करता है, आपके एसक्यूएल सर्वर और आपके डाटा सेट के दरमियान में एक लिंक क्रिएट करता है, एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है कि एसक्यूएल सर्वर या जो भी आपका डाटा सोर्स है वहाँ से डाटा उठा के डाटा सेट्स के अंदर क्या करेगा, इन मेमोरी आकर उसको रिप्रेजेंट कर देगा, कॉपी कर देगा। डाटा अडॉप्टर फिल्स द डाटा टेबल, ये डाटा टेबल्स को फिल करता है, और द डाटा सेट या डाटा सेट को विद द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस व्हेन द फिल मेथड इज कॉल्ड। यानी इसका जो इंपॉर्टेंट मेथड है ना बच्चों, वो है फिल मेथड्स अडॉप्टर का, जो हमें क्या करेगा, जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमारा डाटा सेट या आपने जो भी से टेबल का है उसे क्या कर देगा, डाटा से फिल कर देगा। आफ्टर द मेमोरी रेजिडेंट डाटा हैज़ बीन मैनिपुलेटेड, इसके बाद जो आपका डाटा होता है वो आपकी लोकल मेमोरीज में आ जाता है। उसके ऊपर जो भी आप मैनिपुलेशंस करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन दोबारा डाटाबेस में अपडेट हो जाए। तो फिर क्या होता है, डाटा अडॉप्टर कैन ट्रांसमिट द चेंजेस टू द डेटाबेस बाय कॉलिंग द अपडेट मेथड।
और दूसरा आप चाहते हैं कि चेंजेस जो है अब जो है जो डाटा सेट में हो चुकी हैं, जो आपकी कंप्यूटर की रैम में पड़ा हुआ था डाटा, आपने मॉडिफाई कर दिया, अब आपकी एक्चुअल एसक्यूएल सर्वर में जाके वो रिफ्लेक्शन हो, उस डाटाबेस को जाकर चेंज करें, उस रिलेशंस को आप कहते हैं चेंज हो जाए, तो आप इसका कौन सा मेथड यूज़ करेंगे बच्चों? अपडेट मेथड को आप यूज़ करेंगे। डाटा एडाप्टर प्रोवाइड द 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिप्रेजेंट डाटा बेस कमांड्स हैं। 4 इसके जो है ना आप प्रॉपर्टीज एज कमांड यूज करते हैं। सिलेक्ट कमांड कंटेन्स द कमांड टेक्स्ट एंड द ऑब्जेक्ट दैट सिलेक्ट द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। ये आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने डाटाबेस से क्या करना हो, कोई डाटा को सेट करवाना हो। दिस कमांड इज एक्सिक्यूट व्हेन द फिल मेथड इज कॉल, और ये उस वक्त चलेगी जब फिल मेथड को आप कॉल करेंगे। द फिल इज फिर आप क्या होगा, उससे आपका फिल हो जाएगा डाटा टेबल और डाटा सेट। दूसरा है इसका इंसर्शंस कमांड है, कंटेन द कमांड टेक्स्ट और द ऑब्जेक्ट दैट इंसर्ट अ रो इनटू द टेबल। आप इसमें वो कमांड इंसर्ट करवाएंगे जो आप क्या चाहते हैं कि आपका डाटा को रिकॉर्ड इंसर्ट करे। जैसे इसको स्टेटमेंट होती है इंसर्ट इनटू टेबल, रिलेशंस का नाम लिखते हैं आप, फिर उसके कॉलम्स के नाम होते हैं, फिर वैल्यूज़, और फिर आप वैल्यूज़ की वैल्यू आप वैल्यू टाइम में बता दें, जिसका हम इस्तेमाल जो है इंसर्शंस के अंदर यानी सेव के बटन की बिहाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह की कमांड को भी आप एडाप्टर से क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीट कमांड होगी। ऑब्वियसली नाम से लग रहा है कि अगर आपको ये एक रो है ट्यूपल्स ऑफ द रिलेशंस को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कमांड का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट कमांड है। तो ये अपडेट क्या होगा, कंटेन द डाटा टेक्स्ट एंड कमांड वो जो होगी आप वो क्या करेगी, आपके ट्यूपल्स आपके रोज को क्या कर देंगे, अपडेट कर देगी। तो ये 4 इसकी जो है ना प्रॉपर्टीज हमें यूज़ होती हैं, जो हम इनमें से अभी फ़िलहाल अपने प्रैक्टिकल के लिए कौन सी यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड। When the update method is called, changes in the data set are copied back to the database होती हैं, and the appropriate insertion command, delete command and the update command is executed। और तब क्या होता है, आप कोई भी जो कमांड है वो आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं। पहले अपडेट कमांड अगर एक्सिक्यूट करवा रहे हैं तो उसका रिफ्लेक्शन होगा कि आपका डाटाबेस क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। और बाकी में तो सिंपल है कि आप एक नई रो जो है इंसर्ट करें, इंसर्ट कमांड के अंदर डिलीट में आप उसको डिलीट कर रहे हैं, एंड अपडेट कमांड के आप अंदर क्या करते हैं, उसको एक्सिक्यूट करवाते हैं अपडेट के लिए। डाटा सेट, अगली जो हमें टाइप जो चाहिए, जो क्लास चाहिए वो बच्चों डाटा सेट है। डाटा सेट होता क्या है ये आपको इसमें आपको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इज अ डिस्कनेक्टेड इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डिस्कनेक्टेड ये है कि आपका आपके एक्चुअल एसक्यूएल सर्वर के साथ क्या होगा, कनेक्शंस परसिस्टेंट जो है वो कायम नहीं रहता, बल्कि क्या होता है, डाटा एडाप्टर क्लास कनेक्शन क्रिएट करती है, वहाँ से डाटा को कॉपी करवाया जाता है, और कॉपी होने के बाद आपका डाटा क्या होता है, लोकल मेमोरी में आ जाता है, और आपका कनेक्शन जो है एसक्यूएल सर्वर के साथ डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं इज अ डिस्कनेक्टेड इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी जो आपका मेमोरी में डाटा पड़ा हुआ है वो किस शक्ल में है, डाटा सेट की शक्ल। इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ लोकल कॉपी। आप इसको इस तरह से मैं अपने कंसेप्ट बना सकते हैं कि ये लोकल कॉपी है ऑफ द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द डाटाबेस, उस डाटाबेस के रेलिवेंट पोर्शन का जो आपने सेलेक्ट करवाया। हो सकता है एक रिलेशन आपने वहाँ से सिलेक्ट किया हो सकता है 2 रिलेशन वहाँ से सिलेक्ट किए हो सकता है 3 रिलेशन किए हो। डाटा कैन बी लोडेड इनटू द डाटा सेट फ्रॉम द एनी वैलिड डाटा सोर्स आप कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, डाटाबेस हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, एक्सएमएल फाइल हो सकती है। तो हम लोग अपने प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे बेटा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के साथ हम कनेक्टिविटीज लेंगे और वहाँ से डाटा को उठाएंगे और अपने डाटा सेट के अंदर कॉपी करवाएंगे। डाटा सेट इज persistent in memory, ये persistent in memory and the data therein can be manipulated and updated independent of the database। यानी डाटाबेस के साथ उसका फिर क्या होता है, लिंक खत्म हो जाता है जब वो आपकी लोकल, वहाँ पर फिर आप क्या करते हैं, आप उसी मेमोरी के अंदर इस पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेशन करने से जब तक आप लोग एडाप्टर से अपडेट नहीं करवाएंगे उस वक्त तक वो अपडेटेड जो आपका होगा डाटा वो आपको अपने एक्चुअल डाटाबेस के अंदर नज़र नहीं आएगा। When appropriate, the data set can then act as a template। तो इसका मतलब डाटा सेट एक टेम्पलेट है फॉर अपडेटिंग द सेंट्रल डाटाबेस, जो आप उससे आपको अपनी सेंट्रल डाटाबेस को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो नेक्स्ट डाटा सेट क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंटेन कलेक्शन ऑफ द 0 और द 1। अब डाटा सेट के अंदर इंटरनली अगर हम देखें बच्चों तो क्या होगा कि हमारे पास 1 और द मोर टेबल्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, ईच ऑफ विच इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंगल टेबल। और हर एक टेबल जो होगा वो क्या होगा, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पर हमें रिप्रेजेंट करवाया जाएगा। The structure of the particular data table is defined by the data columns collections। और फिर आप टेबल को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आप डाटा टेबल कॉलम कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, विच एनुमरेट्स द कॉलम्स इन पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर, एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स कलेक्शंस होता है। फिर आप लोग जैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर आप एंटिटी
जो है कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कॉन्स्टेंट्स आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एज अ क्लास इनको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। टुगेदर दीज टू कलेक्शंस, कहते हैं इन दोनों कलेक्शंस की मदद से मेकअप द स्कीमा ऑफ द टेबल, फिर आप लोग उसका क्या करते हैं, स्कीमा ऑफ द टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। टेबल एंड रिलेशंस क्या होता है, डाटा रिलेशंस ये आप लोगों ने पढ़ चुके हैं अपने डेटाबेस के कोर्सेज के अंदर, लेकिन यहाँ फिर से रिवाइज करवाता हूँ। डाटा टेबल आल्सो कंटेन द डाटा रोज कलेक्शन होगी इसके अंदर, विच कंटेन्स एक्चुअल डाटा इन द डाटा सेट, जो आपका एक्चुअल डाटा सेट के अंदर डाटा होता है। डाटा सेट कंटेन डाटा रिलेशंस कलेक्शन, और उसके अंदर डाटा रिलेशन कलेक्शंस भी होगी, जिसके अंदर आपके क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। डाटा रिलेशंस ऑब्जेक्ट्स अलाउ यू टू क्रिएट द एसोसिएशंस बिटवीन रो इन द वन टेबल एंड रोज इन अदर टेबल। जैसे आप डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट थे, पेरेंट और चाइल्ड का आप रिलेशंस क्रिएट करना था, एसोसिएशन दो टेबल्स की बनानी होती है, तो आप किस तरह से बनाते हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं आप इस डाटा टेबल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं C# के अंदर। नेक्स्ट है डाटा रिलेशंस कलेक्शंस इनमरेट द सेट ऑफ द डाटा रिलेशंस ऑब्जेक्ट्स दैट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन टेबल्स इन द डाटा सेट्स। अब इसकी एग्जांपल है, तो हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह की एग्जांपल है। जैसे हमारे पास इम्प्लाइज का रिकॉर्ड था और हम उस इम्प्लाइज के रिकॉर्ड को क्या करना चाह रहे थे, बच्चों व्यू करवाना चाह रहे हैं आपकी एप्लीकेशंस के अंदर। तो आइए हम इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम अपनी एप्लीकेशंस के अंदर किसी भी SQL सर्वर के अंदर मौजूद डाटाबेस और डाटाबेस के किसी भी टेबल्स को अपनी एप्लीकेशंस के अंदर किस तरह से व्यू करवा सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑटो ID वाला जो है हमने फंक्शनैलिटी सीख ली। इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट स्टेट में फॉर्म को सेट करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट ये चाहते हैं कि हम लोग जो हमारे पास टेबल SQL सर्वर में हमारा पड़ा हुआ है वो डाटा हम अपनी एप्लीकेशंस में व्यू कर सकें, उसके ऊपर फ़िल्टर लगा सकें, अपना स्पेसिफाइड जो है वो डाटा यहाँ व्यू कर सकें। जैसे मैं अभी SQL सर्वर में चाह के आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि किस तरह डाटा वहाँ में व्यू होता है और हम यहाँ चाहेंगे। तो मैं अभी देखिए ये हमारे पास आ गया हमारा SQL सर्वर। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास TPL जो है ना इम्प्लाइज़ है। इम्प्लाइज़ का देखिए हमारे पास क्या है, डाटा हम देखना चाहते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं, इस वक्त सेव नहीं करनी क्यूरी। इसके बाद इसको भी हम सेव कर। अब देखिए मैंने ये डाटा यहाँ से जाकर देखता हूँ। अच्छा ये देखिए मुझे यहाँ डाटा दिखाई दे रहा है, मैं कोई नाम देखना चाहता हूँ और क्यूरी भी लगाई जा सकती है स्टैटिक फ्रॉम टेबल ने, और वेयर क्लास भी साथ में आप एडअप कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हम अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको ये अलाउ नहीं करते कि वो SQL सर्वर्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट हों, क्योंकि यहाँ पे जो भी डाटा में मॉडिफिकेशन होती है वो परमानेंट होती है और रिकवरेबल नहीं होती। तो लिहाजा हम अपनी एप्लीकेशंस लेयर्स पर ही इसे क्या करते हैं, व्यू करवाते हैं और वहीं से वो जो कमांड देना चाहता है उससे कमांड लेते हैं। तो अब इसी तरह से हम वहाँ डाटा किस तरह से व्यू करेंगे, तो आइए हम लोग फिर से विजुअल स्टूडियो की तरफ चलते हैं और वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मेरे पास विजुअल स्टूडियो आ चुका है। ये देखिए एम्प्लॉइज़ का फॉर्म आपने बनाया था, उसको सारी तकरीबन उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटीज़ बनाई। अब मैं एक और फॉर्म इसमें ऐडअप कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं डाटा को व्यू करवाऊँगा। तो बच्चों यहाँ से मैंने ऐड पे क्लिक किया, प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद, और यहाँ से मैंने न्यू आइटम्स पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने न्यू आइटम्स पे क्लिक किया मेरे पास न्यू ऑप्शंस आएंगी। यहाँ से मैंने विंडोज़ फॉर्म्स पे क्लिक किया और यहाँ से विंडोज़ फॉर्म्स पे ऑप्शंस को मैंने ले लिया और यहाँ पर अपने उस फॉर्म का नया नाम रखा मैंने FRM एम्प्लॉय, और इसके बाद व्यू, और इसके ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नाम आपने हिस्सा अच्छा और मुनासिबत से रखना है कि जिससे देखिए में पता चल सके कि वो किस तरह की फंक्शनैलिटीज़ को लिए हुआ है। तो यहाँ देखिए एम्प्लॉइज़ व्यू का हमारे पास एक नया फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्लॉइज़, जी एम्प्लॉइज़ आ गया यहाँ लिखा हुआ। और इसके बाद देखिए अब मैं कुछ नए कंट्रोल्स बनाने जा रहा हूँ, उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास डाटा को व्यू करवाने के लिए कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी वो डाटा ग्रिड व्यू है। डाटा ग्रिड व्यू जो है रो एंड कॉलम्स की फॉर्म्स में हमें डाटा को व्यू करवाता है। आज जिस तरह का टेबल होता है, टेबल आप लोगों को पता है कि कलेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स होती है। और इसके बाद देखिए ये हमने यहाँ पर इस ग्रिड को लगा दिया ताकि हमारा डाटा यहाँ प्रेजेंट हो। इसके साथ मुझे थोड़े से और कंट्रोल चाहिए। यहाँ से मैं एक और कंट्रोल लेता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें मैं अपने फ़िल्टर के लिए कोई भी जो है ना इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ फील्ड की। यहाँ पर मैं नेम की फ़िल्टर करवाऊँगा कि जो भी नाम यहाँ लिखा जाए वही रिकॉर्ड हमारे पास नीचे डिस्प्ले हो। यहाँ मैंने लेबल लगाया और लेबल पे मैंने मैसेज दिया अपने यूज़र्स को कि वो ये क्या कर सकता है इसको यूज़ करते हुए। राइट द
राइट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, कि आप एम्प्लॉय का नाम लिखिए जिसे आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसका आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तो जस्ट मैंने इसे यहाँ प्लेस कर दिया। इसके बाद जो है मैंने एक और बटन यहाँ लगाया, रिफ़्रेश बटन का बटन, कि जी अगर वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो उसका डाटा जो है वो ग्रिड में क्या हो, रिफ़्रेश हो जाए। तो ये देखें, ये रिफ़्रेश का मैं यहाँ बना देता हूँ ऑप्शंस, और इसके साथ ही शॉर्टकट की भी इम्प्लीमेंट कर दी मैंने। अच्छा, अब ये डाटा हो गया, यहाँ पर हो गया। और एक मैं यहाँ पर नीचे डिलीट का ऑप्शन भी बनाना चाहूँगा कि यहाँ से वो डिलीट भी कर सकता है, जिस रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करे और उसके बाद वो क्या किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा यू बच्चों डिलीट। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये हमारे पास ये छोटा सा इंटरफेस मैंने डिज़ाइन कर लिया। इसको कुछ ज़्यादा स्टाइलिश नहीं बनाया, फ़िलहाल मुझे फंक्शनैलिटीज़ को समझाना मकसूद है। नेक्स्ट आप जो है ख़ुद भी इसकी फंक्शन जो है कलर स्कीम्स और इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने के बाद अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हम चाहते यहाँ हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो रिकॉर्ड आ जाए। तो अब बच्चों मैं जा रहा हूँ व्यू कोड के अंदर ताकि मैं कोड कर सकूँ। अब देखिए मैं इस तरह से बाकी काम परफॉर्म करने के लिए फ़ंक्शन बनाता हूँ, इसी तरह से मैं इस काम के लिए भी एक फ़ंक्शन बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है सेट डाटा, कि जी ये फ़ंक्शन क्या करेगा, डाटा सेट करेगा। और ये मैंने उस फंक्शंस की बॉडी बना ली। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर भी हमें वही उसी तरह के काम करना होगा, डेटाबेस से कनेक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वहाँ से डाटा को फैच करना है, रिट्रीव करना है, और यहाँ पर हमने अपने डाटा व्यू ग्रिड के अंदर जो है वो क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। अच्छा, अब मुझे वही कोड दोबारा से चाहिए, तो मैं उसी कोड को जाके कॉपी कराऊँगा। मैंने एम्प्लॉयज़ के अंदर गया और वहाँ से जाकर मैंने उसी कोड को यहाँ पर क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ये देखिए कोड पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ से मैंने इसको फिर से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब व्यू के अंदर ला के यहाँ पर सेट डाटा के फंक्शन के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये जो मेरी क्लासेस हैं ये रेड अंडरलाइन हो चुकी हैं कि इसकी डेफिनेशन नहीं मिल रही प्रॉपरली .NET को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी नेम स्पेसिस को ऐड किया जो कि मिसिंग हैं। यहाँ पर देखिए डाटा डाला, data.sql, और इसके बाद जो है यूजिंग सिस्टम, और यहाँ पर .data.sql क्लाइंट को नेम स्पेस को मैंने ऐडअप करवा लिया। देखिए जैसे मैंने नेम स्पेसेस ऐडअप करवाई हैं वो अंडरलाइन ख़त्म हो गया। अब इसका प्रॉपरली रेफरेंस है, CLR अब कोई मैसेज नहीं दे रहा मुझे। अच्छा, अब देखिए वही है, यहाँ पर कनेक्शंस का ऑब्जेक्ट बना, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट हुई। अच्छा, अब यहाँ पर कमांड जो है टेक्स्ट में बदलना होगी। यहाँ पर हमने याद हो आप लोगों को तो MySQL स्टेटमेंट हमने इस तरह लिखने हैं, select Tariq from MTBL implies। ये SQL स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है कि अगर आप किसी टेबल में से तमाम डाटा चाहते हैं कि वहाँ से रिट्रीव हो जाए, फैच हो जाए, तो वही जो है ना SQL स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी। कनेक्शन क्रिएट हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे दो नई क्लासेस की फंक्शनैलिटीज़ चाहिए। एक मैं SQL एडॉप्टर को आपको समझाना चाहूँगा और दूसरा डाटा सेट है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं एक और नई जो है क्लास SQL डाटा एडॉप्टर, और उसका नाम मैंने यूँ लिखा, DA, उसके ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, बाद न्यू कीवर्ड्स लिया और SQL डाटा एडॉप्टर को मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, ये SQL एडॉप्टर की क्लास क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करती है बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे याद रखिए और एग्ज़ाम में भी आप याद रखिए, और हो सकता है कि इसके बारे में पूछा जा सके। SQL एडॉप्टर प्रोवाइड्स करता है द लिंक, एक लिंक देता है बिटवीन डाटा सोर्स, एक डाटा सोर्स एंड डाटा सेट। अभी मैं डाटा सेट के बारे में बताता हूँ। डाटा सेट क्या होता है, बाय मैनेजिंग एक्सचेंज ऑफ डाटा, यानी उनके दरमियान जो एक्सचेंज होगी वो किस चीज़ की होगी, डाटा की होगी। तो एडॉप्टर क्या करता है, प्रोवाइड अ लिंक, एक लिंक देता है। डाटा सोर्स, हमारे पास डाटा सोर्स क्या है, SQL सर्वर है, और एक डाटा सेट होगा, ये भी एक क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इनके दरमियान जो एक्सचेंज होगी वो डाटा की होगी। और इसके बाद मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ डाटा एडॉप्टर ही के बारे में, वो ये है कि डाटा एडॉप्टर क्या है, इज़ रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल क्या, फॉर मूविंग डाटा बिटवीन डाटा सोर्स एंड डाटा सेट, यानी डाटा सोर्स और डाटा सेट के दरमियान जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि डाटा को मूव करवाए प्रॉपरली। तो ये होगा। अब इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, और वो है हमारे पास DDA डाटा सेलेक्ट कमांड।
यानी इसमें क्या होगा, हम लोग सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ऊपर हमारे पास जो है यहाँ देखिए सेलेक्ट का डाटा हो रहा है। इसी तरह से जो है जिस तरह से मैंने लेक्चर में डिस्कस किया कि सेलेक्ट कमांड के अलावा यहाँ पर आप जो है डिलीट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये निर्भर है आपकी स्टेटमेंट्स पर, उस लॉजिक्स पर जिसमें आप जो है उस अडॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अडॉप्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ सेलेक्ट कमांड के तौर पर क्योंकि मैंने डाटा को फैच करना है और यहाँ पर प्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस प्रॉपर्टी जो है क्या है, इज़ यूज टू सेट which command object this adapter will use जी। अच्छा, इसके बाद देखिए कनेक्शन ओपन हो गया हमारे पास। अब ये हमने क्यूरी नहीं इस तरह से एग्जीक्यूट करनी, ये हम इसमें से हज़फ कर रहा हूँ, मैंने हज़फ कर दिया यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब मुझे डाटा सेट एक और क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट चाहिए डाटा सेट, और उसका नाम मैंने रखा DSS इज़ इक्वल टू न्यू डाटा सेट। अब ये डाटा सेट क्या है इसके बारे में मैं लिखता हूँ और आप इसको ज़हन-नशीं रखिए कि ये क्या चीज़ है। डाटा सेट जो होगा, डाटा सेट क्या है हमारे पास, इज़ द सेंट्रल कंपोनेंट इन डिसकनेक्टेड डाटा एक्सेस आर्किटेक्चर। यानी डाटा एक्सेस आर्किटेक्चर कौन सी टाइप का, डिसकनेक्टेड, जिसमें हमारे पास क्या होगा, हम अपने एसक्यूएल के साथ कंटिन्यूसली जो है कनेक्शन क्रिएट नहीं रखते, बल्कि क्या होता है सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करता है अडॉप्टर, वहाँ से डाटा को उठाता है और डाटा सेट के अंदर आकर कॉपी कर देता है। अब ये दी ADO.NET जो है डाटा आर्किटेक्चर uses data set objects for the in memory representation of data। इन मेमोरी डाटा का मतलब ये है कि वहाँ से डाटा को फेच करवाएगा, रिट्रीव करेगा और आपकी लोकल मेमोरी रैम के अंदर क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। और ये किस चीज़ के अंदर होता है, डाटा सेट जिसका रिस्पॉन्सिबल होता है इसको क्या करने के, अपने अंदर कॉपी करने के बाद। अब डाटा सेट में क्या होते हैं, इसमें हमारे पास टेबल्स की कलेक्शंस होती है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखिए ADO का हमारे पास जो है हम लोग एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करेंगे इसको फिल करने के लिए कि इसमें डाटा को फिल कर दिया जाए। यहाँ देखिए DSS। अब ये फंक्शन क्या करता है इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, दिस फंक्शन ऑफ एडॉप्टर SQL adapter fill the data set। इसका मतलब ये है copy the data from SQL server, वहाँ से इसके अंदर क्या होगा, डाटा को कॉपी करवा दिया जाएगा। कॉपी हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वो किस शक्ल में होता है, जिस सेम एज़ टेबल ही की फॉर्म में होगा, रोज़ एंड कॉलम्स होंगे। और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा कि अपना एक डाटा जो टेबल है, डाटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ये भी एक क्लास है जो कि हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में जो है आपको डाटा को प्रेजेंट करवाता है। इसमें आप कॉलम्स भी बना सकते हैं और कॉलम्स के ऊपर कांस्टेंट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, DSS में आने वाले जो टेबल्स हैं उनमें से जो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ टेबल होगा, क्योंकि SQL स्टेट में सिर्फ एक ही टेबल है तो लिहाजा वो 0 इंडेक्स में होगा उस कलेक्शंस के अंदर। तो मैंने उसको कॉपी करवा दिया किसके अंदर, DT के अंदर। अब DT मतलब डाटा टेबल है, वो आ चुका है। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगा। वी गेट द फर्स्ट रिलेशन मतलब टेबल दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ SQL स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स था, वो इसमें आ चुका है, वो हमने इसमें रख लिया। देखिए डाटा अब तैयार हो चुका है टेबल की फॉर्म में। अब हम इसे असाइन करेंगे अपना डाटा ग्रिड व्यू 1 जो हमने बनाया हुआ है। डाटा ग्रिड व्यू 1 के अंदर मैं इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डाटा सोर्स, उसको हम सेट करेंगे क्या, DT, यानी जो DT डाटा टेबल है उसे एज अ टेबल ले और वहाँ पर प्रेजेंट करे। This property of data grid view is set for
डाटा सोर्स के लिए आप उसे सेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और इसके मेथड हम कॉल करेंगे ग्रिड का, वो है रिफ़्रेश। डाटा को सेट करने के बाद क्या किया जाए, आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं, मैं इस मेथड को कॉल करूँगा और ये हमारे डाटा ग्रिड व्यू को क्या कर देगा, रिफ़्रेश कर देगा। लो बच्चों, ये मेथड तैयार हो चुका है। ये सेट डिफ़ॉल्ट मेथड की यहाँ ज़रूरत नहीं है और ये सेफ वाला लाइन भी हमें यहाँ नहीं चाहिए। बस इसके बाद हम डाटा को क्या कर देंगे, कनेक्शंस को क्लोज़ कर देंगे। जी देखिए, हमने इसमें क्या किया, इस फंक्शंस के अंदर कनेक्शन क्रिएट करवाया, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट की और उसके बाद कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया। कमांड ऑब्जेक्ट का कमांड टेक्स्ट में हमने वही स्टेटमेंट लिखी एसक्यूएल की, हमें सेलेक्ट किया स्टैटिक फ्रॉम TBL इम्प्लाइज से, और उसके बाद आपने एक एडाप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एडाप्टर के बारे में मैंने लिख दिया कि वो क्या काम परफॉर्म करता है, वो लिंक क्रिएट करता है बिटवीन डाटा सोर्स एंड डाटा सेट के दरमियान। तो डाटा कल एडाप्टर में हमने न्यू SQL डाटा एडाप्टर को यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट की, सिलेक्ट कमांड कौन सी कमांड को सिलेक्ट करेगा, वो हमने इसको कॉम का ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया। इसके बाद कनेक्शन जो है वो क्या हुआ, ओपन हुआ और डाटा सेट का आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया ताकि आप डाटा को वहाँ से क्या करें, SQL सर्वर से गेट करें और यहाँ पर आप अपनी लोकल स्ट्रैम्स के अंदर उसको कॉपी कर सकें। कॉपी होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपने डाटा एडाप्टर का एक फंक्शन फिल लिया और उससे DSS का ऑब्जेक्ट दिया, उसने डाटा को वहाँ से गेट किया और इसके अंदर फिल कर दिया। इसके बाद देखिए आपने डाटा टेबल का एक क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और उन्हीं टेबल में से जो जीरो इंडेक्स पे, क्योंकि इसमें एक ही टेबल होगा, वो आपने DT के ऑब्जेक्ट के अंदर ले आए। इसके बाद आपने डाटा टेबल जो है उसी टेबल को असाइन कर दिया डाटा ग्रिड व्यू 1 का डाटा सोर्स, यूँ आपका डाटा वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा। तो लो बच्चों, अब इस मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर में, और याद हो कंस्ट्रक्टर क्या था, कंस्ट्रक्टर इज़ द फर्स्ट मेथड दैट इज़ इन्वोक्ड एज ऑब्जेक्ट इज़ इनिशिएटेड। जैसे ही ऑब्जेक्ट इनिशिएट होगा उसके बाद क्या होगा, ये इनिशियल कंपोनेंट्स का मेथड कॉल हो जाएगा और वो हमारे GUI कंपोनेंट्स को बनाएगा, और उसके बाद सेट डाटा का मेथड कॉल होगा और ये फंक्शनलिटीज़ डाटा ग्रिड के जो है उसमें आपको डाटा को व्यू करवाना शुरू कर देगी। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखिए program.cs में मैंने बताया था कि जिस भी क्लास को आपने चलाना हो, अब आप क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। अब देखिए दोनों क्लासेस आ रही हैं, तो यहाँ से मैंने फॉर एम्प्लॉयज़ व्यू को जो है क्या कर लिया कि शो करवाया कि स्टार्टअप में ये है। तो अब मैंने जैसे स्टार्ट पे क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या आना शुरू हो जाएगा, डाटा शो होना शुरू हो जाएगा। ये भी बच्चों, ये देखिए डाटा आ चुका है, 1 अमजद खलील सो डाटा के 4 फील्ड थे, तो 4 ही फील्ड हमारे पास कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए एम्प्लॉयज़ ID, ई नेम्स, ई पासवर्ड एंड लेवल नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि ये कॉलम्स की हेडिंग्स जो है ना वो चेंज हो जाए, तो आप LS वाला काम भी कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये समझाऊंगा कि यहाँ पर अगर मैं नाम लिखूँ अहमद, तो अहमद के हिसाब से यहाँ फ़िल्टर और डाटा आना शुरू हो जाए। हम जो भी टेक्स्ट लिखें उसके मुताबिक यहाँ डाटा फ़िल्टर हो, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब आप दोबारा SQL स्टेटमेंट को याद रखिए और उसी का इस्तेमाल करेंगे हम वेयर क्लास का, और SQL स्टेटमेंट्स अपनी चेंज करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ देखो बच्चों मैं क्या लिख रहा हूँ, वेयर ई नेम लाइक, और यहाँ पर आपको याद हो हम सिंगल कोड देते थे क्योंकि हमारे पास वेरिएंट करैक्टर है यहाँ पर, और 4 है डाटा टाइप, और यहाँ पर मैं % डालूँगा ताकि हमारे स्टार्ट वाले जो हैं वो, इसमें देखिए मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 जो है इसका नाम नहीं रखा कुछ भी, यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया कि यहाँ का टेक्स्ट लिया जाए, और फिर उसको मैंने ट्रिम भी कर दिया। अब ये देखिए वेयर ई नेम, जहाँ पर ई नेम लाइक यानी पैटर्न मैचिंग देख रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट बॉक्स 1.text.trim कर दिया, और उसके बाद आपने % का यहाँ पर जो है ना आपने एक साइन लगाया, उसके बाद आपने क्या किया, सिंगल कोड दे दिया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट, उसके मुताबिक हमारा डाटा ग्रिड में डाटा फ़िल्टर होकर आएगा। देखिए यहाँ पर मैं खलील लिखता हूँ, देखिए अब ये ऑन नहीं हुआ। अब इसे मैं चाहूँगा कि जैसे ही टेक्स्ट चेंज हो ऑटोमेटिकली वो मेरा फंक्शन कॉल हो जाए, तो मैं अब इस टेक्स्ट बॉक्स के या तो यहाँ से इवेंट्स जो है जा सकता हूँ टेक्स्ट चेंज इवेंट के अंदर जो यहाँ है, या मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँ। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसके टेक्स्ट चेंज इवेंट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ सेट डाटा के फंक्शंस को। उसको कॉल किया मैंने, जैसे मैंने कॉल किया अब आप देखेंगे जैसे टेक्स्ट चेंज होगी ऑटोमेटिकली बार बार फंक्शन कॉल होना शुरू हो जाएगा और हमारा डाटा जो है वो उसके मुताबिक फ़िल्टर होना स्टार्ट कर देगा। अब ये देखिए यहाँ पर आ गए हम लोग, ये देखिए डाटा खलील आ गया। इस तरह से आप अमजद लिखते हैं तो अमजद का डाटा आ जाता है, और अगर आप कुछ और लिखते हैं जैसे हुसैन तो वो डाटा है ही नहीं। अच्छा आप देखिए इसमें एक खाली ब्लैंक रो भी हमें दिखाई दे रही है, इसको हम कैसे ख़त्म कर देंगे। और फिर अगर हम इनके ऊपर कॉलम्स को
नाम को अच्छा बनाना चाहें तो किस तरह पॉसिबल होगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं आपको एलिस नाम बनाना बताता हूँ। स्टेरिक की जगह अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, या तो देखिए इम्प्लाई EMPLAID एज़ आप लिखते हैं यूँ, इम्प्लाइज ID लिखना चाहते हैं यूँ। अब आपको इसको याद हो तो यूँ आपको ब्रैकेट्स के अंदर देना होगा, फिर कॉमा दिया, अगला फील्ड क्या है, आप कहते हैं ई नेम है सर। ई नेम को हम क्या करेंगे, फिर से एलिस लेंगे, हमारे पास क्या होगा, हम चाहते हैं इम्प्लाइज नेम यूँ आए। तो अब ये देखिए ये हमारे पास यूँ आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये पासवर्ड फील्ड है, तो आप चाहते हैं एस, आप उसको यूँ लिखना चाहते हैं इम्प्लाइज पासवर्ड यूँ नाम देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। इसी तरह से ई लेवल्स को हम एज बताना चाहते हैं, जस्ट हम लेवल देना चाहते हैं कि जी, या एक्सेस लेवल आप बताना चाहते हैं, कुछ भी है, एक्सेस लेवल आ गया। अब आप डाटा को देखेंगे किस तरह से प्रेजेंट होता है हमारे पास। अब बच्चों ये देखो ऊपर कॉलम्स के नाम आपके एलिस के मुताबिक हो चुके हैं, एम्प्लॉइज ID, एम्प्लॉइज नेम्स, एम्प्लॉय पासवर्ड्स, एक्सेस लेवल्स, और इस कॉलम्स और रोज़ को भी आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि डाटा ग्रिड्स के इनकी फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है। अब ये देखिए ये जो आखिरी रो ऐसा एक्स्ट्रा आ रही है, इसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक्स उसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आप लोग देखेंगे यहाँ पर अलाउ टू ऐड रोज़ है, आप इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो रो नहीं आएगा। ये देखिए अब आपके पास एक नई नेक्स्ट रो नहीं आ रही है। अब आप कुछ लिखते हैं, डाटा मौजूद है, अगर उसे हटेंगे तो आपका जो बॉक्स होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। आप देखिए ये देखिए बिल्कुल हो गया। अब आप देखिए अब रिफ़्रेश के बटन के बिहाइंड भी आप चाहते हैं कि इसी क्यूरीज को इम्प्लीमेंट किया जाए, तो आप जस्ट क्या करेंगे, इस मेथड्स को यहाँ पर भी कॉल कर देंगे रिफ़्रेश के बटन के अंदर। यहाँ पर मैंने लिखा देखिए सेट डाटा, यही फंक्शंस। अब फंक्शंस को आप देखा, फंक्शंस बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि फ़ंक्शन एक ही जगह मौजूद रहता है और आप इसे मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल करते रहते हैं। यूँ अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी हो फंक्शंस के अंदर तो वो एक ही जगह से होती है, यूँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर उस जगह पे हो जाएगी जहाँ से वो इन्वोक या कॉल किया जा रहा है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिलीट एंड अपडेट के बारे में आपको बताऊँगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी।